नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो के अंदर में हम जिस पोइम को समझने वाले हैं उस पोइम का नाम है आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन। अब इस टाइटल के अंदर या इस पोइम के अंदर जो वर्ड है एम्ब्रेस, इसका क्या मतलब है? तो एम्ब्रेस वर्ड का मतलब होता है गले लगाना। तो यहाँ पर जो भी पोइटेस है वो ये कह रही है कि मैं सिर्फ सूर्य को यानी कि सन को गले लगाऊंगी। ठीक है, मैं सिर्फ सन को गले लगाऊंगी। अब ये सुनने में बहुत इलॉजिकल सा एक काम लग रहा है कि कोई किसी को सन को गले लगाने में क्या इंटरेस्ट होगा, या कोई सन को गले क्यों लगाएगा या कैसे लगाएगा। बहुत सारी इलॉजिकल सी चीज़ें इसके अंदर हमें दिख रही हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम पहले इस हेडिंग को समझें। लेकिन हम यहाँ पर इस हेडिंग को अभी होल्ड करते हैं कि इसको हमें समझना है। इस हेडिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस पूरी पोइम को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम एक्यूरेटली इस हेडिंग को समझ पाएंगे। ठीक है, तो एक तो इस चीज़ को कहीं साइड में लिख लो कि आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन, यानी कि इस हेडिंग का मीनिंग क्या है, एक जगह पे साइड में वो लिख लो। दूसरा एक और क्वेश्चन लिख लो कि वाई, कि सिर्फ सन को क्यों। इसकी जगह पे मून भी तो हो सकता था, है ना। तो पोइटेस ने सिर्फ सन को क्यों कहा है कि मैं सिर्फ सन को, आई विल ओनली एम्ब्रेस द सन, मैं सिर्फ सन को क्यों गले लगाऊंगी। चांद भी तो हो सकता था भाई, इतनी शायरियाँ, इतने गाने, इतने बड़े बड़े इसके ऊपर चीज़ें लिखी गई हैं मून के ऊपर। तो आप मून को क्यों नहीं गले लगाना चाहते, सन को क्यों गले लगाना चाहती हो। तो ये दो चीज़ें साइड में रख लो। पहला कि इस टाइटल का मीनिंग क्या है, और दूसरा वाई सन एंड वाई नॉट मून, सूर्य क्यों, चंद्रमा क्यों नहीं, मून क्यों नहीं। ठीक है, ये हम समझेंगे, लेकिन इन दोनों का आंसर हमें पोइम को पढ़ते टाइम मिलेगा, इसलिए हम अभी इसे अपनी जगह पे छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। राइट, तो ये जो पोइम है, पहले इसके बारे में हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जो कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये पोइम किसने लिखी है, क्या वगैरह, उसके बारे में, इन सारी चीज़ों को। ठीक है, पोइम को शुरू करने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो सकती है। तो बेहतर यही होगा कि कान में ईयरफोन लगा के आराम से बैठ जाओ, आँखों को बंद करके, और 1.5 की स्पीड पे इस वीडियो को यूट्यूब पे चला दो। राइट, तो इससे आपको चीज़ें वैसे भी क्लियरली समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही एक एक्सटेंसिव वे में समझाने की कोशिश की और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर में, जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं उस लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। तो आपको समझ सारा आ जाएगा और वीडियो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी और आप बोर भी नहीं होगे। तो 1.5 की स्पीड पे आपने वीडियो को अभी तक सेट कर दिया होगा। तो अब शुरू करते हैं इस पोइम को समझना। आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन। अब ये जो पोइम है, ये पोइम लिखी है त्रिपुरानेनी श्रीनिवास इन्होंने, यानी कि इस पोइम की जो पोइटेस हैं, जो कवित्री हैं, वो हैं त्रिपुरानेनी श्रीनिवास। ये बेसिकली एक तमिल पोइट हैं। तो तमिल पोइट हैं ये, तो ये तमिल लैंग्वेज के अंदर ही लिखती हैं। राइट, अपनी मदर टंग के अंदर में चीज़ों को लिखती हैं। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि ये फिर इंग्लिश में कहाँ से आई। तो इनकी ये जो पोइम है आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन, इसका तमिल वर्जन, जो ओरिजिनल वर्जन है, इन्होंने एक पोइट्री कलेक्शन अपनी लिखी थी, यानी कि बहुत सारी पोइट्रीज़ की एक कलेक्शन, जिसको इन्होंने बुक के फॉर्म में अपनी पब्लिश की होगी या जैसे भी। तो इन्होंने एक पोइट्री कलेक्शन इनकी बनाई थी। उस पोइट्री कलेक्शन का नाम था रहस्योदयमम। उस पोइट्री कलेक्शन का नाम था रहस्योदयमम। ठीक है, यानी कि रहस्यों का उदय। राइट, रहस्योदयमम। तो उस रहस्योदयमम जो पोइट्री कलेक्शन थी इसकी, उसके अंदर एक पोइम थी। उस पोइम को एक ट्रांसलेटर हुए हैं, पोइट हुए हैं के दामोदर, उन्होंने तमिल से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में इसे ट्रांसलेट किया। तो ये तो कुछ इसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पोइम। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ऊपर हमने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, तो अभी क्वेश्चन को छोड़ते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रेफरेंस के लिए आपको बता देता कि इस पोइम को जब पोइटेस लिख रही थी तो उन्होंने किस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल किया था। तो बेसिकली पोइटेस जो है उनको एक चीज़ से चिढ़ है या एक चीज़ उनको पसंद नहीं है। तो वो कौन सी चीज़ है? वो चीज़ है डुप्लीकेसी, है ना। डुप्लीकेसी, कि आपने एडिडास का शूज़ देखा और अपना एबिबास बेच दिया। ठीक
ठीक है। अगर मैं इनके क्रिएटिव फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो मान लो कि आपको कॉमेडी करनी है। अब आपने क्या किया कि आपने जाकिर खान की बहुत सारी वीडियोस देखी, और जाकिर खान की बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद आपने कहा कि मुझे भी कॉमेडी करनी है और इसको सारे पसंद कर रहे हैं, तो आपने सेम टू सेम उसकी एक्टिंग को उसको इमिटेट कर लिया और उसी के तरीके से आप एक्ट करने लगे। तो क्या हुआ कि आपने जाकिर खान को इमिटेट करना शुरू किया। आपके पास अपनी कुछ ओरिजिनल आपके पास अपना कुछ ओरिजिनल टैलेंट नहीं है, आपकी अपनी ओरिजिनल डिलीवरी नहीं है। तो क्या है कि जाकिर खान तो ओरिजिनल था लेकिन आप उसकी सेकंड कॉपी हो, राइट। तो पोएटिस को ये चीज़ पसंद नहीं है। पोएटिस की बेसिक बात ये है कि वो ये कहती है कि भाई अगर तुमको शौक है लिखने का, पोइट्री करने का, कुछ और क्रिएटिव काम करने का, तो यार ओरिजिनल तरीके में करो ना। जिस तरीके से तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारा स्टाइल है उसे करो, कुछ नए आइडियाज़ के साथ आओ। क्या मतलब बनता है कि तुमने किसी और की पोइट्री पढ़ी और क्योंकि वो फेमस था, लोग उसे पसंद करते थे, तो तुमने उसी की पोइट्रीज़ को थोड़ा बहुत चेंज करके बस उसी के स्टाइल के अंदर में आपने सामने सबके रख दिया। इसका कुछ मतलब नहीं बनता। और पोएटिस को इस चीज़ से चिढ़ है कि भाई अगर तुम्हें एक्टिंग करनी है, तुमको अक्षय कुमार पसंद है, तुम उससे इंस्पिरेशन लो, लेकिन भाई तुम अक्षय कुमार की तरह ही करने मत लग जाओ ना, फिर तो तुम उसकी कॉपी हो गए। तुम्हारे पास ओरिजिनलिटी क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक रेफरेंस आपको पोइट्री के अंदर में इस पूरी पोइम के अंदर में देखने को मिलेगा कि पोएटिस कहती है कि यार मुझे ओरिजिनल चीज़ें पसंद है, डुप्लीकेट चीज़ें नहीं। तो आइए शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन, स्टेंजा बाय स्टेंजा इस पोइम को समझना। तो ये पोइम शुरू कैसे होती है कि आई हैव ऑलवेज डाउटेड द डिस्टेंट शेड्स ऑफ अ फेस ऑन अनदर फेस। ठीक है, डाउट का मतलब शक करना, डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ नहीं किया गया है। इसके अंदर में किस तरीके से यूज़ किया गया है कि पोएटिस कहती है कि आई हैव ऑलवेज डाउटेड, मैंने हमेशा शक किया है किस चीज़ पे, द डिस्टेंट शेड्स ऑफ अ फेस ऑन अनदर फेस, कि किसी एक चेहरे के ऊपर अगर किसी दूसरे चेहरे की परछाई दिख रही हो मुझे, ठीक है, हल्की हल्की परछाई दिख रही हो मुझे। अब हल्की हल्की परछाई बताने के लिए उन्होंने क्या है कि मैंने डिस्टेंट शेड देखा है। डिस्टेंट शेड यानी कि मैंने दूर से किसी को देख के जब आपको उसके चेहरे के ऊपर हल्की हल्की परछाई दिखती है, तो उस चीज़ को बताने के लिए उन्होंने किया है कि आई हैव ऑलवेज डाउटेड द डिस्टेंट शेड्स ऑफ अ फेस ऑन अनदर फेस, यानी कि किसी और के चेहरे के ऊपर मैंने किसी और के चेहरे की परछाई देखी है, ठीक है। मैंने किसी और के चेहरे के ऊपर किसी और के चेहरे की परछाई देखी है, यानी कि है कोई और लेकिन उसमें मुझे किसी और की झलक नज़र आ रही है। अब ये कैसे होगा? जैसे मैंने जाकिर खान की एग्जांपल दी कि आपने जाकिर खान की कॉमेडी सुनी हुई है, अब कोई दूसरा बंदा सामने आएगा और जाकिर खान की अगर नकल करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि जो इंसान परफॉर्म कर रहा है वो तो जाकिर खान की नकल कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा ना। या फिर आप कोई इंसान, जैसे आपने शाहरुख खान के बहुत सारे मिमिक देखे होंगे जो मिमिक्री करते हैं, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कोई भी इंसान कर रहा हो, लेकिन आपको पता चल जाएगा उसी टाइम पे कि किसकी एक्टिंग कर रहा है, राइट। तो इसी तरीके से कि मुझे कि मैं हमेशा शक करती हूँ, आई हैव ऑलवेज डाउटेड, मैंने हमेशा शक किया है अगर मुझे किसी के चेहरे के ऊपर किसी और की झलक दिखाई दे रही हो, ठीक है। I always look down upon the mirror that makes man a mere reflection. Look down का मतलब क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना या किसी को अपने से नीचा समझना, ठीक है। I always look down upon, I always look down, मैंने हमेशा उस चीज़ को नीचा समझा है। नीचा समझा यानी कि कम दर्जे का समझा है, उस चीज़ को अच्छा नहीं समझा है। किस चीज़ को? अपॉन द मिरर दैट मेक्स मैन अ मेयर रिफ्लेक्शन। मेयर का मतलब होता है सिर्फ, ठीक है। तो मैंने हमेशा उस चीज़ को नीचा समझा। किस चीज़ को? मिरर को। मैंने हमेशा शीशे को नीचा देखा है अपने से, हमेशा शीशे को मैंने खराब समझा है। खराब क्यों समझा है? क्योंकि शीशा जो है हमेशा आपको रिफ्लेक्शन दिखाता है।
तो इसमें गड़बड़ क्या है कि शीशा तो रिफ्लेक्शन दिखाता है। तो इसके पीछे वो ये कहना चाह रही हैं कि यार शीशा वैसी चीज़ है जो आपको ओरिजिनल चीज़ नहीं दिखाता। शीशा क्या दिखाएगा? परछाई दिखाएगा। परछाई ओरिजिनल थोड़ी है। ओरिजिनल तो वो है जिस आदमी की परछाई है, लेकिन वो परछाई खुद में ओरिजिनल नहीं है। तो इसलिए मैंने हमेशा शीशे को बहुत नीचा देखा है। शीशे को मैं ख़राब समझती हूँ क्योंकि वो परछाई दिखाता है, वो आपको ओरिजिनल चीज़ नहीं दिखाता है, वो आपको डुप्लीकेट दिखाता है, आपको उस ओरिजिनल चीज़ की कॉपी दिखाता है। तो ये जो पूरा एक स्टेंजा है कि आई हैव ऑलवेज डाउटेड द डिस्टेंट शेड्स ऑफ अ फेस ऑन अनदर फेस, आई ऑलवेज लुक डाउन अपॉन द मिरर दैट मेक्स मैन अ मेयर रिफ्लेक्शन। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो वो यही कह रही है कि मैंने हमेशा, अगर मुझे किसी दूसरे के चेहरे के अंदर में झलक दिखती है किसी और के चेहरे की, तो मैंने हमेशा इस चीज़ का डाउट किया है। फिर मैं शीशे को अच्छा नहीं समझती हूँ क्योंकि शीशा जो है वो आपको ओरिजिनल चीज़ें नहीं दिखाता है, शीशा आपको डुप्लीकेट चीज़ दिखाता है। तो इस पूरे स्टेंजा से इस चीज़ का पता लगता है कि वो क्या कहना चाह रही हैं, कि वो कहना चाह रही है कि मुझे ओरिजिनल चीज़ें पसंद है, मुझे ओरिजिनल चीज़ें पसंद है, मुझे डुप्लीकेट चीज़ें पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस चीज़ के बारे में तो पता चल गया कि वो किस मिजाज की हैं, क्या सोचती हैं। और ओरिजिनल चीज़ें या डुप्लीकेट चीज़ें किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही है? क्रिएटिव फील्ड में, खास करके पोइट्री की फील्ड में, कि आपको अगर पोइट्री लिखनी है और आप किसी और की पढ़ के लिख कर सामने आ रहे हो तो भाई मुझे पता चल जाता है, मुझे क्या, पढ़ने वाले को पता चल जाता है, जो कॉन्टिन्यूसली रीड कर रहा है उसको पता चल जाता है कि ये तो किसी फेमस राइटर का जो है, ये तो किसी फेमस राइटर का राइटिंग स्टाइल है जो किसी ने कॉपी किया है। फिर आते हैं अगले स्टेंजा के ऊपर। अगले स्टेंजा पे वो कह रही हैं कि विद 20 सेंचुरी ओल्ड स्काई एज विटनेस फिल्ड विद टीयर्स ऑफ पीपल अमिड्स sobs of 7 oceans that occupy 1/3 of planet Earth with 20 centuries। 20 centuries यानी कि 20 बार 100 साल का बीतना। ठीक है, 100 साल अगर 10 बार बीतेगा तो वो 1000 साल के बराबर होगा, और 100 साल अगर 20 बार बीतेगा तो वो 2000 साल के बराबर होगा। ठीक है, तो वो कह रही है कि विद 20 सेंचुरी यानी कि 2000 सालों के साथ अगर हम देखें 2000 सालों को, ओल्ड स्काई एज विटनेस, तो ये जो 2000 साल से जो हमारे ऊपर जो आसमान है जो कि विटनेस की तरह है, जो कि सब कुछ देख रहा है कि धरती पर क्या कुछ हो रहा है, फिल्ड विद टीयर्स ऑफ पीपल। तो उसने क्या देखा है कि 2000 साल का जो आसमान है, उसने क्या देखा है कि इस धरती के ऊपर जो लोग हैं वो फिल्ड विद टीयर्स यानी कि आंसुओं से भरे हुए हैं। आंसुओं से कब भरा होता है इंसान? जब वो बहुत दुखी होता है। तो ये जो 2000 साल से हमारे सर के ऊपर जो आसमान है, जो कि विटनेस कर रहा है, जो कि गवाह है इस चीज़ का कि इंसान कितना आंसुओं से भरा हुआ है, यानी कि इंसान कितना दुखी है। अमिड्स सॉब्स ऑफ 7 ओशन, अमिड्स का मतलब होता है बीच में, सॉब्स का मतलब होता है सिसकियाँ। अमिड सॉब्स ऑफ 7 ओशन, जो 7 जो महासागर हैं, जो ओशंस हैं, उनकी सिसकियों के बीच में, यानी कि ऊपर आसमान है, नीचे ये जो 7 समुद्र, 7 जो महासागर हैं वो हैं जो सिसकियाँ ले रही हैं, ऊपर जो आसमान है वो इन दोनों को देख रहा है कि कैसे ये 7 ओशंस जो कि धरती का 1/3 हिस्सा ऑक्यूपाई किए हुए हैं, जो मतलब धरती के 1/3 हिस्से पर फैले हुए हैं, जो सिसकियाँ ले रहे हैं, और कैसे जो आदमी हैं वो दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि यार पूरी हिस्ट्री जो हमारी है वो इस चीज़ से भरी हुई है। कभी कहीं पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी जो अमीर है वो गरीबों को परेशान कर रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और जो आसमान है वो इस चीज़ का विटनेस है। ठीक है, आगे क्या कह रही हैं? स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ दिस पीरियड ऑफ टाइम, ये जो 2000 साल का जो इतिहास है हमारा इतना लंबा, इस इतिहास के एक छोटे से कॉर्नर ऑफ टाइम के ऊपर, क्योंकि भाई जो पोइटेस हैं वो 33 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो 5-6 साल तो इनको वैसे लग गए होंगे होश में आते आते, और उसके बाद का जो इनका 25-26 साल का जो टाइम पीरियड रहा है, तो वो 2000 के मुकाबले क्या है, एक छोटा सा ही तो है, जो किसी एक कोने, टाइम के किसी एक कोने में पड़ा हुआ है। तो यही कह रही है कि स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ दिस पीरियड ऑफ टाइम, ये जो पूरा टाइम पीरियड है इसके कॉर्नर में, आई एम रिक्रिएटिंग माई सेल्फ वंस अगेन, मैं अपने आप को फिर से रिक्रिएट कर रही हूँ, यानी कि मैं अपने आप को फिर से दोबारा से बना रही हूँ। यानी कि अपने आप को बनाना यानी कि अपनी सोच को बनाना, मैं दोबारा से कुछ सोच रही हूँ, कुछ नया सोच रही हूँ, किसी नए अपने सेल्फ को प्रोड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, अपना कोई नया रूप खोज रही हूँ।
कोई नया रूप बना रही हूँ। तो ये कह रही है कि ये जो 2000 सालों का इतिहास है, जिसका विटनेस स्काई है, जिसके अंदर स्काई ने ये विटनेस किया है कि धरती के ऊपर, लोगों के ऊपर कितनी ज़्यादा लोगों के ऊपर कितनी ज़्यादा मुसीबतें आई हैं, लोग आंसुओं से भरे हुए हैं, जो कि आसमान विटनेस है। और उसने ये भी देखा है किस तरीके से जो 7 समुद्र है वो इनको देख देख के सिसकियाँ ले रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड के किसी एक छोटे से कोने में मैं अपने आप को दोबारा से रिक्रिएट कर रही हूँ, दोबारा से अपने आप को पुनर्जीवित कर रही हूँ, पुनर्निर्माण कर रही हूँ अपना। ठीक है, तो ये बोलता है। आगे का स्टेंजा है, आगे का स्टेंजा बोलता है, आई ऑलवेज लाइक्ड द सॉन्ग। कैसा सॉन्ग मुझे पसंद है? डैट डिफाइड टोटल कॉम्प्रिहेंशन। डिफाइड का क्या मतलब होता है? डिफाइड का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू ओबे। ओबे का मतलब किसी का आदर करना, और डिफाई का मतलब क्या होता है? किसी का निरादर करना। तो मुझे हमेशा से वैसे गाने पसंद हैं जो उन चीज़ों का निरादर करते हैं। निरादर करने का मतलब क्या है? कि वो उन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। किन चीज़ों को मानने के लिए नहीं तैयार होते? टोटल कॉम्प्रिहेंशन। टोटल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? टोटल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कोई एक चीज़ बताता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि ये पूरी की पूरी एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि कोई देश होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब आप 2 चीज़ें कर सकते हो। या तो जो मैंने आपको बताया है आप उसको पूरी तरीके से मान लो और आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए, या फिर आपको समझ में ना आए और आप क्वेश्चन करो उस चीज़ के ऊपर। तो वो यही कह रही है कि मुझे ऐसे सॉन्ग्स बहुत पसंद हैं जो कि क्वेश्चन करते हैं, जो कि डिसओबे करते हैं। किस चीज़ को? वो उस चीज़ को जिसको लोग कहते हैं कि इसको देख के आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वेयर देयर इज अ स्कोप फॉर इमेजिनेशन आई मेड अ हैबिट ऑफ रीबर्थ अगेन एंड अगेन। क्योंकि अगर मैं डिसओबे करूंगी तो वहाँ पे कुछ नया आने का, किसी नई थिंकिंग के आने की, किसी नई इमेजिनेशन के आने के का कुछ स्कोप है, कुछ चांस है। अगर मैं बात मान ही लूँगी तो फिर तो मैंने मान ली बात, आगे क्या? बस जो मैंने मान ली उसके ऊपर मैं काम करती रहूँगी। लेकिन अगर मैंने नहीं माना तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, और जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो मुझे कुछ नए आइडियाज़ आएंगे, कुछ नई इमेजिनेशन आएगी, और मेरी इमेजिनेशन को कुछ स्कोप मिलेगा। इसलिए तो वेयर देयर इज ए स्कोप फॉर इमेजिनेशन, और जहाँ पे स्कोप होगा इमेजिनेशन का, जहाँ पे चांस होगा इमेजिनेशन का, वहाँ पे मैं क्या करती हूँ? आई मेड अ हैबिट ऑफ रीबर्थ अगेन एंड अगेन। तो वैसी जगह पे मैंने बार बार दोबारा जन्म लेने की एक आदत डाल ली है। अब एक इंसान बार बार कैसे जन्म ले सकता है? अपनी थिंकिंग चेंज करके। कि पहले आप किसी चीज़ के बारे में किसी तरीके का सोचते हो, फिर आपको लगे कि नहीं मैं गलत सोचता था, या यहाँ पे कुछ और भी सोचा जा सकता है, और आप फिर उस तरीके से सोचना शुरू करते हो। तो पोइटेस कह रही हैं कि मुझे ऐसे सॉन्ग बहुत पसंद है जो कि डिसओबे करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो डिसओबे करते हैं तो वहाँ पे एक स्कोप क्रिएट होता है, एक चांस क्रिएट होता है, एक मौका मिलता है किसी नए थॉट के आने का, किसी नए इमेजिनेशन के आने का। ठीक है, और जहाँ कहीं पे भी ऐसा मौका मिलता है वहाँ पे मैं दोबारा से इमेजिन करना शुरू करती हूँ, दोबारा से नए आइडियाज़ लाना शुरू करती हूँ, और इसी को उसने रीबर्थ कहा है, अगेन एंड अगेन। इजंट बर्थ अ विक्ट्री ओवर डेथ, आर नॉट आइडियाज क्रिएटर्स। तो वही कह रही है कि क्या ये जो बर्थ है वो डेथ के ऊपर एक जीत की तरह नहीं है, मौत के ऊपर एक जीत की तरह नहीं है। क्यों? क्योंकि मौत का मतलब क्या है? यहाँ पे मौत कह रही है बेसिकली इसी चीज़ को कि आप जो डुप्लीकेट चीज़ है, जो कही चीज़ है, उस चीज़ को मान लो। आप कुछ नया नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई एक मुर्दा इंसान कुछ नया नहीं सोच सकता ना। एक मुर्दा इंसान जो है उसके अंदर किसी तरीके के आइडियाज़ नहीं आ सकते, इसलिए वो उसको डेथ से कंपेयर कर रही हैं कि एक मुर्दे इंसान को जैसे आइडियाज़ नहीं आ सकते, वैसे ये वो लोग हैं जो कॉपी करके ला रहे हैं, इनके पास कुछ आइडियाज़ नहीं है। ठीक है, तो इनसे अच्छा इन चीज़ों के ऊपर अगर कोई ऐसा इंसान है जो अपने नए आइडियाज़ ला रहा है, तो वो क्या उस इंसान के दूसरे इंसान के ऊपर विक्ट्री नहीं है? या फिर आप ही हो, सेम इंसान ही है वो, उसके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि किसी की सुनी हुई कविता जो फेमस है उसके तर्ज के ऊपर, उसके सुरों के ऊपर, उसकी लय के ऊपर कोई कविता बना दे और खुद फेमस हो जाए, या दूसरी चीज़ कि वो कुछ अपना ओरिजिनल आइडिया लेकर आए।
तो क्या जो दूसरी चीज़ है जिसमें उसका ओरिजिनल आइडिया आ रहा है, क्या वो उस पहली चीज़ के ऊपर विक्ट्री की तरह नहीं है? आर नॉट आइडियाज़ क्रिएटर? तो क्या ये जो आइडियाज़ हैं यही क्रिएटर नहीं है? क्या ये जो आइडियाज़ हैं, जो हमारी सोच है, क्या वही हमें नहीं बनाते? वो ऐसा कह रही है, यानी कि उसके हिसाब से क्या है कि हमेशा एक स्कोप ऑफ इमेजिनेशन होना चाहिए, स्कोप फॉर इमेजिनेशन होना चाहिए, ताकि कुछ नए आइडियाज़ आ सके। और ये जो नए आइडियाज़ का आना है, ये पुराने आइडियाज़ के ऊपर या कॉपीड आइडियाज़ के ऊपर, अगर हम बेहतर कहें तो कॉपीड आइडियाज़ के ऊपर जीत की तरह नहीं है। और अगर ये जीत की तरह है आइडियाज़ के ऊपर, कॉपीड आइडियाज़ के ऊपर, डुप्लीकेट आइडियाज़ के ऊपर, तो क्या ये जो आइडियाज़ हैं यही क्रिएटर नहीं है? यही वो चीज़ नहीं है जो एक इंसान को बनाते हैं? तो इस स्टैंजा में वो ये कह रही हैं। फिर नेक्स्ट स्टैंजा है कि आई नेवर फॉरगॉट द फैक्ट ऑफ अ पोएम बीइंग रिपीटेड बाय स्कोर्स। स्कोर्स का मतलब क्या होता है? जब आप बहुत बारी कोई चीज़ करते हो तो स्कोर्स कहते हैं उसको। तो आई नेवर फॉरगॉट द फैक्ट, मैं ये बात नहीं भूली हूँ, ऑफ अ पर्सन बीइंग रिपीटेड बाय स्कोर्स, ऑफ अ पोएम बीइंग रिपीटेड। आई नेवर फॉरगॉट द फैक्ट, मैं ये फैक्ट जो है वो नहीं भूली हूँ, ऑफ अ पोएम बीइंग रिपीटेड बाय स्कोर्स, ऑफ अ पोएम बीइंग रिपीटेड बाय स्कोर्स, कि कैसे लोग जो हैं वो एक ही तरीके की पोइम को बार बार सुनाते रहते हैं। कई लोग एक ही तरीके की पोइम को सुनाते रहते हैं। आई ऑलवेज रिजेंट, मैंने हमेशा इस चीज़ का विरोध किया है। रिजेंट का मतलब होता है विरोध करना। आई ऑलवेज रिजेंट, मैंने हमेशा इस चीज़ का विरोध किया है। किस चीज़ का विरोध किया है? द अफ्रंट ऑफ मैन इकोइंग एम्प्टीली। अफ्रंट का मतलब होता है किसी का निरादर करना, ठीक है? तो अफ्रंट ऑफ मैन इकोइंग एम्प्टीली, तो मैंने हमेशा विरोध किया है उन लोगों का जो कि अंदर से खाली होते हैं और फिर भी चिल्लाते रहते हैं, गूंजते रहते हैं। अंदर से खाली होते हैं मतलब कि उनके पास खुद का कुछ आइडिया नहीं होता है। खुद का जो उनका क्रिएटिविटी वाला डब्बा है वो गुल है। खुद का क्रिएटिविटी वाला डब्बा जो है वो खाली है। किसी की चीज़ ले आते हैं, पढ़ा के आइडियाज़ उनके पास अपने हैं नहीं, कॉपी कर लेते हैं और फिर सुनाते रहते हैं कि भाई ये मैंने लिखा है। तो मैंने हमेशा ऐसे लोगों का विरोध किया है, हमेशा उनको रिजेंट किया है। आगे कहती हैं, witnessed by 25 autumn seasons, having shed many deaths and reborn yet again। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, 25 ऑटम सीजन्स का मतलब क्या है? इन्होंने अपनी लाइफ बताई। 33 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई थी और नॉर्मली इंसान 5-6 साल की उम्र में सोचना समझना शुरू कर देता है ना? तो उन्होंने इसी चीज़ को कहा है कि ये जो मेरा 25 ईयर्स का जो टाइम रहा है, उस टाइम पीरियड पे मैंने बहुत सारी डेथ के जो मोमेंट हैं उनको छोड़ा है। शेड मैनी डेथ्स। अब यहाँ पे ये नहीं है कि मरते को किसी को छोड़ दिया हो या कोई मरा हो वहाँ पे गया ना हो। डेथ से यहाँ का मतलब है कि वो आइडियाज़ जो कि कॉपीड थे, या वो जब भी उन्हें ऐसा चांस मिला कि उन्होंने कोई पोइट्री पढ़ी, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई और उनके पास चांस था कि वो वैसा लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने वैसे बहुत सारे चांसेस छोड़े हैं इन 25 सालों में, ठीक है? तो वो उन चीज़ों को कह रही हैं डेथ, जो कॉपीड आइडियाज़ थे। एंड रीबॉर्न येट अगेन, और मैंने दोबारा फिर से जन्म लिया। इतने सारे कॉपीड आइडियाज़ को छोड़ने के बाद मैंने दोबारा से फिर जन्म लिया, यानी कि नए आइडियाज़ लेकर आई। स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ दिस पीरियड ऑफ हिस्ट्री, ये जो पूरी हिस्ट्री का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है हिस्ट्री का, उसके एक कोने में खड़ी होके आई एम इंस्ट्रक्टिंग मैन हाउ टू साइन। साइन का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कि एग्जिस्ट कर रही है, जिसका कुछ अस्तित्व है, ठीक है? यानी कि वो चीज़ जो कि ओरिजिनल है, जिसका कोई अस्तित्व है, जो अपने आप में पूरा है, ठीक है? तो कह रही है कि स्टैंडिंग इन द कॉर्नर्स ऑफ दिस पीरियड ऑफ टाइम आई एम इंस्ट्रक्टिंग। इंस्ट्रक्ट का मतलब किसी को बताना, आदेश देना, समझाना। मैन हाउ टू साइन, कि एक पीरियड, जो हिस्ट्री का जो पीरियड है उसके एक कोने में खड़े होकर मैं लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से ओरिजिनलिटी लेकर आते हैं, किस तरीके से अपनी एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को बनाते हैं,
ठीक है, वो ऐसा समझा रही हैं, ऐसा पोइम के थ्रू बताना चाह रही हैं कि मैंने अपने लाइफ के अंदर में बहुत सारे ऐसे मोमेंट देखे हैं जिसमें मैं भी चाहती तो कॉपी करके लिख सकती थी, लेकिन मैंने उसकी जगह पे बार बार कई बार नए आइडियाज़ को जगह दी है। और यही मैं एक हिस्ट्री के जो टाइम पीरियड उसके कोने में खड़ी होकर इसी तरीके से लोगों को बता रही हूँ कि किस तरीके से शाइन करना है, यानी कि किस तरीके से अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है, अपने एग्जिस्टेंस को स्टेब्लिश करना है, अपने अस्तित्व को बनाना है और ओरिजिनलिटी के साथ बनाना है। फिर लास्ट स्टेंजा इसके अंदर कह रही हैं कि आई हैव नेवर लिव्ड विदाउट अ न्यू थॉट, आई विल नेवर रेस्ट अंटिल द मिरर्स आर ब्रोकन। तो मैं कभी भी किसी नए आइडियाज़ के बिना नहीं रही हूँ। आई विल नेवर रेस्ट, और मैं कभी भी रेस्ट नहीं करूँगी, मैं तब तक रेस्ट नहीं करूँगी अंटिल द मिरर्स आर ब्रोकन, जब तक जो सारे शीशे हैं वो टूट ना जाए। सारे शीशे मैंने आपको पहले बताया था कि पोएट्स कह रही है शीशों का इसने एग्जाम्पल इसलिए लिया है शीशों का, ताकि ये बता सके कि शीशा वो चीज़ है जो आपको डुप्लीकेट चीज़ दिखाता है। तो मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक ऐसी सारी चीज़ें, ऐसे सारे के सारे ये जो पोइट हैं वो ख़त्म ना हो जाएं, या इस तरीके की पोइट्री लिखने का ट्रेंड ख़त्म ना हो जाए जिसके अंदर में लोग कॉपी करते हैं। ठीक है, यानी कि वो ओरिजिनल आइडियाज़ को प्रमोट करने की बात कर रही है। फिर आई कैन नॉट लव द मून, याद आया हमने शुरू में एक क्वेश्चन छोड़ा था, आई कैन नॉट लव द मून, क्यों सूरज की जगह चांद क्यों नहीं? आई कैन नॉट लव द मून विद ऑल इट्स ब्रिलियंस, ब्रिलियंस यानी कि बहुत ही काबिलियत होती है ब्रिलियंस। तो चाहे चांद कितना भी ब्रिलियंट हो, कितना भी काबिल हो, कितना भी सुंदर हो, आई कैन नॉट लव, क्यों? क्योंकि चांद जो है वो ओरिजिनल नहीं है। अब आप बोलोगे कैसे? क्योंकि चांद की जो चमक है वो ओरिजिनल नहीं है। आप सबको पता होगा कि जो चांद है वो चमकता है क्योंकि उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है, उसके ऊपर सन की जब लाइट्स पड़ती हैं तब वो जो है चमकता है। तो उसकी जो रोशनी है वो रियल नहीं है, इसलिए मैं उसे प्यार नहीं कर सकती। मैं चाहे वो कितना भी सुंदर हो, कितना भी ब्रिलियंट हो, मैं उसे प्यार नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है। तो अब आपको पहले क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा कि सूरज से क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी ओरिजिनल है और चांद की रोशनी ओरिजिनल नहीं है। इवन इफ कंज्यूम्ड बाई फ्लेम्स, चाहे मैं जो आग की लपटें हैं, फ्लेम्स हैं, आग की लपटें हैं, उसकी चपेट में क्यों ना आ जाऊं, तब भी आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन। अब यहाँ पे इस चीज़ का क्या मतलब है कि सच में तो गले लगाने जा नहीं रही है सन को, तो फिर आग कैसे लगेगी? इसका मतलब ये है कि चाहे ओरिजिनल आइडियाज़ लिखने के लिए मुझे किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़े, हो सकता है कि मेरे आइडियाज़ लोगों को पसंद ना आए, हो सकता है कि मैं इतनी फेमस ना हूँ, हो सकता है कि मुझे पैसे ना मिले, लेकिन चाहे कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो, कितना भी बुरा हो, आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन। मैं सिर्फ ओरिजिनल आइडियाज़ के ऊपर काम करूँगी, सिर्फ ओरिजिनल आइडियाज़ को सपोर्ट करूँगी, सिर्फ ओरिजिनल पोइम को सपोर्ट करूँगी। तो पहले जो दो क्वेश्चन थे कि हेडिंग का मतलब क्या है, तो हेडिंग का मतलब यही है कि आई विल एम्ब्रेस ओनली द सन। क्यों? क्योंकि सन के पास जो है वो ओरिजिनल लाइट है अपनी और मून के पास नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हमको इसी एक चीज़ को समझने से समझ में आ गया। तो अगर जब आपको इस पोइम का कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा तो उसमें आप पोइटस के बारे में बता देना, पोइटस के बारे में बताने के बाद में इस कॉन्टेक्स्ट में बता देना कि ओरिजिनलिटी ऑफ द पोइम, इसके कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हैं, और आप उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर देना। आई होप कि आपको ये पोइम जो है वो अच्छे तरीके से समझाने में मैं सक्सेसफुल हुआ होऊंगा। अगर आपको ये पोइम समझ में आई है तो क्या करना है कि आपको कमेंट बॉक्स में जा कर के 5 आउट ऑफ कितने मार्क्स मुझे दे सकते हो वो देना है, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे इसके अंदर और कितनी, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो ऑफ कोर्स यू आर वेलकम। तो मुझे पता चलेगा कि मुझे और इसके अंदर में क्या क्या करना है और मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ। So, all the best, keep working and be happy always. Thank you so much.